हाय गाइस, आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। मैं पीआर मेमोरियल आईटीआई से आपका सभी का स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज का जो टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर हिंदी में परिणाम मित्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र। हिंदी में परिणाम मित्र बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया है आपको दिखाने के लिए कि ट्रांसफार्मर की बनावट जो अंदर की होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप सभी कोई। तो ये अंदर की बनावट है किस तरह से, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये परिणाम मित्र होता क्या है, परिणाम मित्र क्या काम करता है, परिणाम मित्र होता क्या है। परिणाम मित्र एक स्थिर विद्युत मशीन है। क्या है? हमारी एक स्टैटिक डिवाइस है, विद्युत स्थिर विद्युत मशीन है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है। इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिक मशीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी पार्ट होते हैं वो मूवेबल नहीं होते, मूव करने वाले नहीं होते, सारे स्थिर होते हैं। इसलिए इसे एक स्थिर विद्युत मशीन कहते हैं, जिसमें कोई भी पार्ट, जैसा कि इसमें कोई भी पार्ट घूमने वाला भाग नहीं होता है। यह स्थिर आवृत्ति पर एक परिपथ की, एक स्थिर आवृत्ति पर एक परिपथ की विद्युत शक्ति दूसरे परिपथ में निम्न वोल्टता और धारा पर स्थानांतरित कर देता है। नोट करते चलिए, मैं आपको लेक्चर में जो भी पॉइंट्स बोलते जाते हैं उनको आप नोट करते चलिए, नोट डाउन करते चलेंगे, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव तो उसी थ्योरेटिकल से ही बनते हैं, जो बने हुए होते हैं तो वो तो अलग बात है। मगर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नहीं होते ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपकी बुक में नहीं होते, वो थ्योरेटिकल बनते हैं, बनाए जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा थ्योरी आप बहुत अच्छे से सुनिए और अच्छे से मेन पॉइंटों को नोट करते चलिए कि जैसे ये कौन सी डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, कैसी मतलब कैसी मशीन है, स्थिर मशीन है, इलेक्ट्रिकल स्थिर मशीन है, स्टैटिक डिवाइस है। तो उसी अनुसार की मतलब कि ये किस तरह से किस पर वर्क करती है, निम्न वोल्टता और धारा पर स्थानांतरित कर देता है। शक्ति जो है स्थानांतरित करने के लिए परिणाम मित्र में बंद पटलित, ये पटलित रोड है, बंद पटलित जो आपका पूरा बंद पटलित होता है, जो बंद पटलित क्रोड पर दो इंसुलेटेड कुंडलियां लपेटी जाती हैं, प्राथमिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन। मतलब कि ये दोनों कुंडलियां लपेटी जाती हैं। उसके बाद में एक प्राथमिक कुंडली जो कुंडली भार के लिए होती है, ये आपका भार है, जो कुंडली भार से जोड़ती है, ये कुंडली भार से जुड़ती है। और द्वितीय कुंडली जो आपकी है वो भार से जुड़ती है। उसके अलावा जो प्राथमिक कुंडली है फेज से आपकी जुड़ती है। ये आपका एसी का ये आपका बना हुआ है ना, ये सिंबल इस तरह से कि किस तरह सेकेंडरी कुंडली कहलाती है। ये सेकेंडरी कुंडली वो भार से कहलाएगी। जो प्राथमिक कुंडली वह मतलब कि प्राथमिक प्रदाय की कुंडली, जिस कुंडली को प्रदाय से जोड़ते हैं, मतलब कि जिस कुंडली को प्रदाय से जोड़ते हैं वो आपकी प्राथमिक कुंडली हुई, और जिसको भार से जोड़ते हैं वो आपकी द्वितीय कुंडली हुई। ठीक है, ये आपका मतलब कि
इंट्रोडक्शन परिचय होता है ट्रांसफार्मर का, जिसको परिचय बोलते हैं, हिंदी में परिचय, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। फिर सेकेंड पॉइंट आता है आपका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल यदि आप लोग ना समझ पाए हैं तो मैं आपको इंट्रोडक्शन फिर से बता देती हूँ ट्रांसफार्मर का, जो बहुत ही मेन होता है। प्रेरणामित्र एक स्थिर विद्युत मशीन है। क्या है? ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक मशीन है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक मशीन है, जिसके तहत मतलब कि कोई मूवेबल पार्ट इसमें नहीं होता, कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। यह स्थिर आवृत्ति एक परिपथ की विद्युत शक्ति दूसरे परिपथ में, एक परिपथ की विद्युत शक्ति दूसरे परिपथ के में निम्न वोल्टता और धारा पर स्थानांतरित करती है, स्थानांतरित कर देता है। शक्ति स्थानांतरित करने के लिए प्रेरणामित्र में बंद पटलित क्रोड होते हैं। दो इंसुलेटेड कुंडलियां लपेटी जाती हैं। जिस कुंडली को प्रदाय से जोड़ा जाता है वो प्राथमिक कुंडली कहलाती है, जिसको भार से जोड़ा जाता है वो आपकी द्वितीय कुंडली कहलाती है। ठीक है, ये आपका परिचय था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है इसका? नेक्स्ट पॉइंट वर्किंग प्रिंसिपल। क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल लिखिएगा, नोट करिएगा। रेडी? वर्किंग प्रिंसिपल कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांत नोट करते जाइए। वर्किंग प्रिंसिपल को कार्य सिद्धांत कहते हैं। कार्य सिद्धांत में नोट करिए। प्रेरणामित्र, प्रेरणामित्र क्या है? ट्रांसफार्मर, हिंदी में प्रेरणामित्र बोलेंगे। प्रेरणामित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, प्रेरण पर कार्य करता है। करता है, क्या करता है? जो प्रेरणामित्र है, प्रेरणामित्र वो हमारा किस पे कार्य कर रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ये नोट कर लीजिए। मेन पॉइंट्स कुछ होते हैं वो नोट करते चला करिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। जो प्रेरणामित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, ये मतलब कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरणामित्र के जो मूल सिद्धांत को समझाया गया है, यहाँ पे जो सिद्धांत दिया गया है, ये इस तरह से जो डायग्राम बनाया गया है, चित्र बनाया गया है ये आपका, तो प्रेरणामित्र के मूल सिद्धांत को यहाँ पे समझाया गया है। किस तरह से समझाया गया आपको इसी तरह से बताते चलते हैं किस तरह से समझाया गया। प्रेरणामित्र ये जो आपका है ट्रांसफार्मर, प्रेरणामित्र की प्राथमिक कुंडलन को जब प्रत्यावर्ती धारा प्रदाय, क्या ये है? ये जो एसी का सिंबल बना हुआ है, तो ये आपका हिंदी में क्या कहलाएगा? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती प्रदाय से जब जोड़ा जाता है तो प्रदाय द्वारा दी गई ऊर्जा, एक तो प्राथमिक कुंडलन, एक तो जो है प्राथमिक कुंडलन से मतलब कि प्राथमिक कुंडलन के परिपथ में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा के रूप में तथा शेष चुंबकीय, तथा जो शेष चुंबकीय, ये चुंबकीय फ्लक्स का जो है सिंबल, चुंबकीय फ्लक्स मतलब कि शेष चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा के परिपथ मतलब कि प्राथमिक कुंडलन के परिपथ में, प्राथमिक कुंडलन के परिपथ जो प्राथमिक कुंडलन के परिपथ में है,
परिपथ में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा के रूप में शेष चुंबकीय जो क्षेत्र की ऊर्जा, शेष चुंबकीय जो क्षेत्र की ऊर्जा है, क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। जो फ्लक्स के रूप में चुंबकीय क्षेत्र, जो फ्लक्स के रूप में, ये जो आपका फ्लक्स बना है, जो फ्लक्स के रूप में ऊर्जा का अधिकांश, जो ऊर्जा का अधिकांश भाग होता है वो प्राथमिक व द्वितीयक कुंडल, दोनों कुंडलनों से जो होता है वो गुथित होता है। इस प्रकार फ्लक्स की परस्पर जो होती है, फ्लक्स जो परस्पर क्रिया होती है वो फ्लक्स कहते हैं उसे। इन दोनों के बीच जो क्रिया हो रही है चुंबकीय, जो इन दोनों के बीच में इधर से धारा जा रही है इस तरह से, और इन दोनों के बीच में ये जो चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है यहाँ जनरेट होगा। उसके बाद में जनरेट होने के बाद में जो ये फ्लक्स बनेगा, ये पूरा जो क्रिया है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी, फ्लक्स कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें जो देखा जाए तो प्राथमिक में स्वप्रेरण द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। गुथन होने के बाद में जब ये प्राथमिक कुंडलन से भी गुथन होता है, जिसके कारण जो स्वप्रेरण द्वारा विद्युत वाहक बल, यहाँ EMF इंड्यूस होने लगेगा। यहाँ क्या इंड्यूस होने लगेगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे जो विरोधी होता है, विरोधी में विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे जो विरोध करता है वो विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह विरोधी विद्युत वाहक बल प्रदाय वोल्टता धारा, ये जो आपकी प्राथमिक है, प्रदाय वोल्टता धारा के विपरीत होता है, जो प्रदाय वोल्टता के विपरीत होने लगता है। ये देखिए, विपरीत होने लगता है। जब होता है विपरीत होता है, तो इसी कारण प्राथमिक कुंडलन में, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में, इसको प्राइमरी बोलेंगे कुंडलन को। ठीक है, इंग्लिश की लैंग्वेज में आपको यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी, ये द्वितीयक जो है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। तो ये कौन सी? प्राथमिक कुंडलन में धारा सीमित, मतलब कि इसी कारण प्राथमिक कुंडलन में धारा सीमित होती है। प्राथमिक कुंडलन में धारा सीमित होती है। फिर उसके बाद में इसी कारण जब धारा सीमित हो जाएगी, इसके साथ ही साथ चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडलन के चालकों को भी काटता है। द्वितीयक कुंडलन मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो काटता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के चालकों में विद्युत वाहक बल EMF जो होता है वो इंड्यूस होने लगता है। क्या होने लगता है? क्या होने लगता है? EMF इंड्यूस होने लगता है, विद्युत वाहक बल जनरेट होने लगता है। प्राइमरी वाइंडिंग के कारण भी इसमें भी द्वितीयक जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें भी विद्युत वाहक बल जनरेट होने लगता है। जब चालकों को काटता है तब विद्युत वाहक ये फ्लक्स और जो धारा है, मतलब कि वोल्टता है, उसको काटता है फ्लक्स को, तब ये जाकर के द्वितीयक उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में भी EMF इंड्यूस होने लगता है। चूंकि एक ही क्रोड जो पतली क्रोड है पूरा, एक ही क्रोड में फ्लक्स प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलों, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में दोनों वर्तों में चालकों को काटता है। इसीलिए इसे म्यूचुअल
फ्लक्स कहते हैं। इसे कौन सा फ्लक्स कहेंगे? म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसको म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं, जिसे परस्पर फ्लक्स ही कहते हैं। द्वितीयक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, द्वितीयक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो परस्पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। परस्पर जो प्रेरित होता है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। चूंकि इसी के लिए देखा जाए तो इसी कारण से जो प्राथमिक और द्वितीयक जो कुंडलियां होती हैं, कुंडलों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी कारण दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल दोनों में प्रवाह उत्पन्न होने लगता है। इसलिए प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा की आवृत्ति जो होती है वो समान होती है। क्या कैसी होती है आवृत्ति? फ्रीक्वेंसी। वो कैसी होती है? आपकी फ्रीक्वेंसी दोनों में समान होती है। दिष्ट धारा पर परिणामित्र, क्योंकि जो दिष्ट धारा पर जो डीसी, दिष्ट धारा यहाँ क्या हुई आपकी? डीसी में जो परिणामित्र, क्योंकि परिणामित्र मतलब कि प्राथमिक व द्वितीयक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल धारा का प्रत्यावर्तन मतलब कि धारा जो एसी में है, एसी की तरह प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडलन मतलब कि धारा प्रत्यावर्तन में फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण होता है। प्राथमिक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित ईएमएफ इंड्यूस मतलब कि बल प्राथमिक कुंडलन में जो प्रवाहित धारा को सीमित कर देता है। करने के बाद में जब ये कर देता है तब प्राथमिक कुंडलन को दिष्ट धारा से जोड़ दिया जाए तो प्राथमिक कुंडलन के बाद में जब दिष्ट धारा को जोड़ दिया जाए प्राथमिक कुंडलन को मतलब कि दिष्ट धारा से प्राइमरी जो वाइंडिंग को दिष्ट धारा डीसी से यदि जोड़ दिया जाए तो दिष्ट धारा को मतलब कि डीसी से जोड़ दिया जाए तो जो डीसी है तो वो प्रत्यावर्तन तो नहीं होगा। इससे यदि डीसी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्यावर्ती धारा नहीं इंड्यूस हो पाएगी, नहीं बन पाएगी, जिससे ये विद्युत चुंबकीय फ्लक्स नहीं हो पाएगा। ये रोटेट नहीं हो मतलब कि रोटेट क्या ये मतलब विद्युत वाहक बल नहीं इंड्यूस कर पाएगी। तो ये डीसी में ट्रांसफार्मर कभी नहीं बनते, डीसी में नहीं बनाए जा सकते, एसी में ही बनाए जा सकते हैं। इसीलिए जब ये प्राथमिक कुंडलन को दिष्ट धारा से जोड़ भी दिया जाए तो डीसी धारा जो डीसी करंट है वो एसी की तरह नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी वजह से ये एसी के लिए बनाए गए ट्रांसफार्मर और डीसी के लिए नहीं। सबसे पहले जब लाइट का आविष्कार हुआ था तो आपकी डीसी पहले जनरेट हुई थी, डीसी को पहले बनाया गया था, एसी नहीं बनी थी, जिसको मतलब कि दूर दूर तक नहीं ले जाया जा सकता था। जब से ट्रांसफार्मर बनना शुरू हुए एसी के उससे तभी जाकर के दूर दूर तक बिजली पहुंचाई गई। ट्रांसफार्मर के द्वारा ही बहुत दूर दूर तक बिजली पहुंचाना आसान हुआ। ठीक है, क्योंकि ये एसी के लिए ही बनाए जाते हैं, एसी के द्वारा ही ये डीसी से एसी में जनरेट किए जाते हैं। वो उस हिसाब से स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना करके फिर ये घरों तक सब जगह बिजली पहुंचाई जाती है। उस हिसाब से अब क्या होता है कि मतलब कि जिसके कारण जैसे कि प्राथमिक व मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियों में वोल्टता उत्पन्न नहीं होती है। प्राथमिक कुंडलन में मतलब कि प्राइमरी कुंडलन में प्राइमरी वाइंडिंग में
सम्मुख लगी डीसी प्रदाय, डीसी जो प्रदाय है आपका, डीसी प्रदाय मतलब कि डीसी ये समझ लीजिए कि जिसके कारण जो प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियां को मतलब कि यदि दिष्ट धारा से भी जोड़ा जाए तो उसमें वोल्टता उत्पन्न नहीं होती है और उसके सम्मुख लगे डीसी का सामना केवल कुंडलन मतलब कि केवल वाइंडिंग का प्रतिरोध करता है। जो कुंडलियों का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वही करता है। और जो चूंकि और जिस तरह से देखा जाए तो कुंडलन का प्रतिरोध कम होता है, कुंडलन का जो प्रतिरोध होता है इनका वाइंडिंग का वो कम होता है, जिसके कारण प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक धारा प्रवाहित होती है और कुंडलन जल जाती है। ऐसा डीसी में होता है, एसी में नहीं। डीसी में इसीलिए ट्रांसफार्मर नहीं बनाए जा सकते और इसीलिए परिणामित्र जो भी होते हैं वो डीसी पर कार्य नहीं करते हैं, एसी पर ही कार्य करते हैं। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे कार्य करते हैं। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर हमारा जो है परिणामित्र की संरचना है, बनावट है। क्या है? परिणामित्र राइट कर लीजिए पॉइंट। परिणामित्र की संरचना है, संरचना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर जान लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? परिणामित्र में मतलब कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, जैसा कि आपने जाना। परिणामित्र मतलब कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राथमिक कुंडलन और द्वितीयक कुंडलन होता है। कुंडलियां होती हैं जो एक ही क्रोड पर, ये पट्टलित क्रोड पर, एक ही क्रोड पर विद्युत रोधन द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत रोधन द्वारा कुंडलित होता है। विद्युत रोधन द्वारा कुंडलित होता है। क्या कुंडलित होती हैं? ये जो वाइंडिंग्स है ये विद्युत रोधन के द्वारा ही कुंडलित होती हैं। दोनों वाइंडिंग कुंडलित है, वाइंडिंग ही कुंडलित कही जाती है हिंदी में। ये दोनों वाइंडिंग्स विद्युत रूप से, इलेक्ट्रिक रूप से ना जुड़कर चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। इलेक्ट्रिक रूप से ना जुड़कर ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जुड़ी होती हैं, कनेक्ट होती हैं। जो कुंडली प्रदाय से जुड़ती है, जो कुंडली आपकी एसी से जुड़ती है, प्रदाय से जुड़ती है, वो प्राइमरी कुंडली कहलाती है। ये प्राइमरी कुंडली कहलाती है, ठीक है। जब प्राइमरी कुंडली कहलाती है तो देखा जाए तो कुंडली भार से जुड़ती है। जो कुंडली भार से जुड़ी वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। परिणामित्र का मतलब कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो परिणामित्र इस्पात चद्दर का बना होता है। जो ये पट्टलित क्रोड होता है तो ये आपका किसका बना होता है? ये आपका बना होता है इस्पात चद्दर का। ये जो आपका बना होता है इस्पात चद्दर का बना होता है, इस्पात चद्दर का बना होता है, ठीक है। ये जो पट्टलित क्रोड होता है आपका इस्पात चद्दर का बना होता है। इस्पात चद्दर का बना होता है जिसको कहते हैं
स्टील, शीट स्टील का बना होता है, ठीक है, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक मिली होती है। किसमें? इसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक मिली होती है, सिलिकॉन की मात्रा अधिक मिली होती है, राइट कर लीजिए, सिलिकॉन की मात्रा अधिक मिली होती है। इसकी जो मात्रा होती है वो आपकी 3.8 से 4.5, 3.5 से 4.5 प्रतिशत, 3.8 से 4.5% आपका मिली होती है परसेंट में, इस परसेंट में मिली होती है, हो सकती है। मतलब क्रोट की पट्टलित जो लेमिनेटेड है, लेमिनेटेड बनाया जाता है, जो क्रोट को पट्टलित मतलब कि क्रोट को बनाया जाता है, क्रोट पट्टलित बनाया जाता है, क्योंकि मतलब कि इसमें जो प्रवाह धारा होती है, भंवर धारा हानियां कम होती हैं। इसमें जो इसका बनाया जाता है तो भंवर धारा जो हानियां होती हैं वो कम होती हैं, जिसके कारण ये पटलें आपस में विद्युत रोधी बनाई जाती हैं। ये पटलें जो होती हैं आपस में विद्युत रोधी बनाई जाती हैं, इस कार्य के लिए, किसके लिए? इस कार्य के लिए इनके बीच वार्निश या ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? वार्निश या ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, ये पॉइंट्स ध्यान दे लीजिएगा कि कौन कौन सी किस चीज की परतें चढ़ाई जाती हैं। कभी कभी पटलों के ऊपर चॉक और पानी का घोल छिड़क कर, किस चीज का? चॉक और पानी का घोल छिड़क कर, जब छिड़क कर क्या किया जाता है? चॉक और पानी का घोल छिड़क कर इसको सुखाया जाता है। क्या किया जाता है? इसको सुखाया जाता है। किस तरह से? सुखाने के बाद सूखने पर ये घोल धातु पटलों के साथ चिपक जाता है। किसके साथ चिपक जाता है? धातु पटलों के साथ चिपक जाता है। चूंकि भंवर धारा हानियां जो एडी करंट लॉसेस हैं वो पटलों की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती हैं, इसलिए विशेषकर उच्च आवृत्ति पर पटलों की मोटाई कम रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? इनकी जो मोटाई होती है वो कम रखी जाती है, 25 सेंटीमीटर प्रति 25 राइट कर लीजिए 25 CS करके रखी जाती है। फिर 25 से 50 CS की आवृत्ति पर पटलों की मोटाई रखी जाती है। पटलों की जो मोटाई क्रमशः 0.5 mm से 0.35 mm रखी जाती है। क्रोट में हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं कम रखने के लिए विशेषता क्रोड पटलों को ठंडी अवस्था में रोलरों में से गुजार कर विशेष ताप उपचार किया जाता है, जिससे पटलों का जो कण है, ग्रेन है, रोलिंग की दिशा में, किसकी दिशा में? रोलिंग की दिशा में किया जाता है, जिसको रोलिंग की दिशा में समान रूप से स्थापित हो जाते हैं। इस कारण क्रोट की चुंबकशीलता भी बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण क्रोट पटलें विभिन्न आकार जैसे EIUL, किसके आकार की? EIUL की आकृति में होती हैं। क्रोट संरचना में दृष्टि में से परिणामित निम्न प्रकार के होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, आज के लिए
धन्यवाद।